हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स ऑन द टॉप के वीडियो नंबर 2 में। वीडियो नंबर 2 को देखने से पहले वीडियो नंबर 1 देखना ना भूलें, क्योंकि इसके जो लास्ट का टॉपिक है वो हमने वीडियो नंबर 1 में किया था। और अगर वीडियो नंबर 1 आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट में हमें लिखें। इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताइए, खुद भी फ़ायदा उठाइए और दूसरों को भी फ़ायदा उठाने दीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे? एरिया ऑफ स्टडी, कि आखिर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे। बाय द एंड ऑफ द ईयर दोस्तों आप लोगों को इंडेक्स तो याद हो ही जाता है बुक का, तो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ इंडेक्स है। तीसरे चैप्टर से हम शुरू करेंगे, क्योंकि पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन और दूसरा बेसिक कंसेप्ट्स, तो बेसिक से फंडे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। लेकिन जो तीसरा चैप्टर शुरू होता है वो होता है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी हाउ टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? NNP एट फैक्टर कॉस्ट। सपोज आपको किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बोल रखा है कि फाइंड आउट द नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग आइटम्स, देन व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट? NNP एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। टोटल 8 रिलेटेड एग्रीगेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल GDP एट MP, GNP एट MP। इन सभी को हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 3 एंड 4 में। उसके बाद जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे दैट इज थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट दी किसने थी? केन्जियन। इट इज ऑल्सो नोन एज केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे क्या? दैट व्हाट आर द फैक्टर्स affecting unemployment in the country and how to solve these problem of unemployment. उसके बाद थ्योरी ऑफ मनी, इसमें जो आप मेन पढ़ेंगे वो रहेगा क्रिएशन ऑफ मनी, that how commercial bank of the country create money in the economy and how the supply of money is controlled by RBI. इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। हमें एक बेसिक सी बात पता है कि अगर इकोनॉमी में जनरल प्राइस बढ़ जाते हैं तो इससे इन्फ्लेशन मतलब महंगाई हो जाती है, और अगर इकोनॉमी में प्राइस ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाते हैं तो इससे क्या हो जाता है? डिफ्लेशन। इट मीन्स अंडर दिस थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल वी आर गोइंग टू स्टडी इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप एंड हाउ टू सोल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप। उसके बाद रोल ऑफ गवर्नमेंट। रोल ऑफ गवर्नमेंट इज बेसिकली कंसर्न विद गवर्नमेंट बजट एंड अंडर दिस चैप्टर वी विल स्टडी दैट हाउ गवर्नमेंट बजट अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट है आपका एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट में सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच currency of one country can be exchanged for currency of another country. For example, a dollar can be exchanged for ₹70 for example. ठीक है। अब under this chapter what we will study that how this foreign exchange rate is determined. It means determination of foreign exchange rate and what are the factor affecting foreign exchange rate. Last one, balance of payment. Balance of payment थोड़े से आसान वे में समझिए कि या तो मैंने पैसा लेना है या पैसा देना है, और इसका जो ओवरऑल बैलेंस है दैट इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब मैक्रो इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। इसका मतलब एज ए इकोनॉमी मुझे बाकी किसी कंट्री से कितना पैसा लेना है या कितना पैसा देना है, इसका ओवरऑल बैलेंस रिफ्लेक्ट करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट से। अब मैंने पैसा किस बेस पर देना होगा या किस बेस पर लेना होगा? इट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री। इससे मुझे पता क्या चलेगा? इट रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल स्टेटस, ओवरऑल स्टेटस ऑफ द कंट्री इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इफ देयर इज फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट
then there it means country is performing better than rest of the world, and if there is negative balance of payment, it means country is not performing well in comparison to rest of the world. So this is all about the topic scope of macroeconomics. ये सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे. इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स. सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस. लेकिन क्या आपको लगता है कि एग्जामिनर इतना सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स? नो. इस क्वेश्चन को किस तरह से एग्जामिनर घुमा फिरा कर पूछ सकते हैं? सपोज वो पूछ सकते हैं आपसे कि एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो आपको थोड़ा सा दूसरी तरफ से भी सोचना है कि किस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा कर आ सकते हैं. सो लेट अस डिस्कस सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स. तो सबसे पहला डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी. अगर आपको याद हो कि स्कोप ऑफ इकोनॉमी में हमने क्या क्या किया था, नेशनल इनकम की एस्टिमेशन, उसके बाद हमने किया था एम्प्लॉयमेंट लेवल, और हमने किया था गवर्नमेंट बजट की परफॉर्मेंस. सपोज मुझे नेशनल इनकम के थ्रू पता चलता है दैट देयर इज हाई लेवल ऑफ नेशनल इनकम इन ऑफ द कंट्री, एम्प्लॉयमेंट लेवल सही है, फुल एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में, एंड गवर्नमेंट बजट कैसा है, देयर इज नो फिस्कल डेफिसिट इन द इकोनॉमी. तो इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी कैसी है, डेवलप्ड है. ठीक है. इट मीन्स ये हमें क्या बताता है, इकोनॉमी का डिस्क्रिप्शन बताता है वेदर इट इज डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग. नाउ नेक्स्ट, रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. विद द हेल्प ऑफ this description of the economy, what we can plan the roadmap for the growth and development of the country. मुझे ये पता चल गया कि मेरी नीड्स क्या हैं. सपोज इफ आई एम हैविंग लो नेशनल इनकम, तो मुझे कैसे इसको इंक्रीज करना है, ये मेरी नीड हो गई. दूसरा, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो इसको इंक्रीज करना है, ये मेरी नीड हो गई. अगर कंट्री में फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है तो उसे कैसे ठीक करना है, और इसके लिए मुझे मेरे पास कितने रिसोर्सेज हैं. So by studying need and resources of the country, we can formulate a roadmap of the growth and development of the country. Now economic stability. सबसे पहले ये समझिए कि economic stability होता क्या है. Economic stability refers to a situation there is no inflation or no deflation in the economy, or no budgetary loss, no fiscal deficit in the economy. अब बात ये आती है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आखिर गवर्नमेंट कैसे अचीव कर सकती है, विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी. So with the help of monetary and fiscal policy, government can achieve the situation of economic stability in the economy. Next one is balance of payment. ये हम already discuss कर चुके हैं. With the help of balance of payment, what we can know the performance of domestic economy, domestic country in comparison to the rest of the world. Next, fifth point है that is problem of poverty. With the help of macroeconomic study, we can identify different causes of poverty and how to solve these causes of poverty. तो इस तरह से हमें हेल्प करता है मैक्रोइकोनॉमिक्स. नेक्स्ट है पॉलिसी फॉर्मुलेशन. पॉलिसी फॉर्मुलेशन, अब मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या करता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करता है कौन से लेवल पर, इकोनॉमी एज अ होल. तो मतलब यहाँ पर हम क्या कंसीडर करते हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. और एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और आपका एग्रीगेट सप्लाई क्या हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. And when we are able to know total consumption expenditure and total
investment expenditure in the economy, then we can easily formulate the policy for the better economic growth of the country. So these are the significance, these are the importance, and these are the points that why a student of economics must study macroeconomics. इसके बाद इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. कई बार स्टूडेंट इन पॉइंट्स में कंफ्यूज हो जाता है. दैट एग्रीगेट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स, नॉट ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स. जब एग्रीगेट की बात आती है तब हम सोचते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मैक्रोइकोनॉमिक्स की. नो, लेकिन जब हम एग्रीगेट्स की बात करते हैं, इट इज़ दिस कंसेप्ट इज यूज एट बोथ माइक्रो एज वेल एज मैक्रो लेवल. द ओनली डिफरेंस इज ऑफ डिग्री ऑफ एग्रीगेशन. हमने डिफरेंस वाले टॉपिक में किया था दैट देयर इज लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन एट माइक्रो लेवल एंड देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन एट मैक्रो लेवल. एक और इस तरह का क्वेश्चन है जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, वो है जनरल प्राइस लेवल किसका कंसेप्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का. ठीक है, गलती से भी इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट मत कर देना. क्वेश्चन क्या आ जाता है, आपके माइंड में रहता है एग्रीगेट डिमांड इज अ कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो, तो आप ये भी सोच लेते हैं कि जनरल प्राइस लेवल कंसेप्ट हो सकता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का. नहीं, जनरल प्राइस लेवल इज अ कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ओनली. No doubt it is having relevance, it is having importance at micro level also. रीज़न क्या है उसका कि मार्केट में जो प्राइस होते हैं, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर उन प्राइसेस को देखकर ही अपनी प्रोडक्शन करता है. सपोज किसी प्रोडक्ट के प्राइस बहुत ज़्यादा हैं तो प्रोड्यूसर ये सोचता है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड या बिजनेस एक्सपेक्टेशंस हाई हैं तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और प्राइस ज़्यादा है तो डेफिनेटली प्रॉफिट भी उसके ज़्यादा होंगे, तो इसलिए वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है. और इसके अपोजिट अगर जनरल प्राइस लेवल कम है तो मार्केट कंडीशंस कैसी हो गई, बेरिश हो गई, मार्केट एक्सपेक्टेशंस लो हो गई और प्रॉफिट भी लो होने के कारण प्रोड्यूसर कम सप्लाई करता है. इसका मतलब माइक्रो लेवल पर जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है वो जनरल प्राइस लेवल को देखकर अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज और डिक्रीज करता है. और अगर हम डायरेक्टली कहें तो इसकी इम्पोर्टेंस, इसका रेलिवेंस जनरल प्राइस लेवल का इम्पोर्टेंस या रेलिवेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स पर है, बट इन टोटलिटी इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. एक क्वेश्चन और आता है कि दैट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स एजेंट. मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट की डेफिनेशन हमें क्लियर है. मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट क्या है? दीज रेफर्स टू द इंस्टीट्यूशंस, नॉट इंडिविजुअल्स. दीज रेफर्स टू द इंस्टीट्यूशन हु टेक इकोनॉमिक डिसीजन. फॉर एग्जाम्पल आरबीआई किया था हमने, सेबी किया था, ट्राई किया था. अगर हम सेबी का एग्जाम्पल लेते हैं विच इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल, व्हाट आरबीआई डू, इट सप्लाई मनी इन द इकोनॉमी एज इट इशू करेंसी नोट इन द इकोनॉमी. अगर ये जरूरत से ज़्यादा सप्लाई कर देता है करेंसी की, देन इट विल लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन. एंड अगर ये सप्लाई कम रह जाती है देन इट विल लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन. एंड आरबीआई विद द हेल्प ऑफ इट्स फिजिकल एज वेल एज मॉनेटरी पॉलिसी, इट ट्राई टू control the problem of inflationary gap and deflationary gap. So this is all about your first chapter, that is introduction of macroeconomics. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें. अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए, अपने दोस्तों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे.